तो पहला प्रश्न है कि ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा अतुल कुमार गुप्ता बने हैं। अच्छा, ये तो अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष कौन बने हैं? निहार निरंजन जबूसरिया बने हैं। अच्छा, ये तो अतुल कुमार गुप्ता हैं, इनसे मिलता जुलता एक नाम आपने पढ़ा होगा अतनु कुमार दास का। ये भी नया अपॉइंटमेंट है आपके बैंकिंग में। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने थे अतनु कुमार दास। संजीव चड्डा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO बने थे और सुरेश किशन चंद ये IDBI में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। ICAI की बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष तो यही बन गए हैं अतुल कुमार गुप्ता। फिर है 2019 के FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर होगा मनप्रीत सिंह ने। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया है। याद रखना, ये खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। और यहीं पे मैं आपको साथ में बता दूं कि 2019 के FIH विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है वो ईवा डी गोदे। क्या नाम है? ईवा डी गोदे। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा जो भी न्यूज में थे, जैसे कि 2019 का वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना? लाल रेमसियामी को। वहीं 2019 मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना? विवेक सागर प्रसाद को। अच्छा, मनप्रीत सिंह मैंने कहा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। अगर मैं बात करूं भारतीय महिला हॉकी टीम की हमारी कप्तान कौन है? रानी रामपाल है। तो ये नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इन्होंने और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। और एक्चुअली इनका नाम 2 बार हमारी न्यूज में आया था। एक बार इन्होंने जो शूटर हैं सौरभ चौधरी, उनके साथ फिक्की इंडिया का 2019 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर ले, हेडक्वार्टर इसका लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। याद रखना, लाउसेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा और CEO हैं थियरी वेल। फिर प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो आंसर होगा सुषमा स्वराज जी के नाम पे। अब प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या होगा? सुषमा स्वराज भवन होगा। अच्छा, प्रवासी भारतीय केंद्र है क्या? तो ये एक तरह का सांस्कृतिक केंद्र है जो दुनिया भर में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं ना, उनके साथ भारत के संबंधों को दर्शाता है। और विदेशी सेवा संस्थान, इसका नाम बदल करके क्या हो गया? सुषमा स्वराज विदेश संस्थान हो गया। तो ये एक ऐसा संस्थान है जहां पे राजनयिकों यानी कि डिप्लोमेट्स को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये सब अभी नाम बदले गए हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन, जो होती है 14 फरवरी को। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वैसे वो क्वेश्चन मैं आपको आगे भी कराऊंगा कि जो हरियाणा का अंबाला सिटी बस स्टैंड है ना, उसका नाम बदलकर इनके नाम पे रखा जाएगा। फिर एक किस भारतीय एक्टिविस्ट को डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा गीता सेन को। गीता सेन ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की डायरेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे, जैसे कि मनोज दास मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड इन्हें मिला। दिलराज प्रीत कौर ये उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर है, इन्हें इस साल कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। प्रियदर्शनी गोविंद की बात कर ले, नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला इन्हें। और इनके साथ हमेशा एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, S सौम्या का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला इन्हें। फिर अभी किस देश में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रखा है एला, उसको प्रदर्शित किया गया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। एला का पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। तो इसका जो उपयोग है, यूज है, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए किया जाएगा। न्यूजीलैंड की बात कर लें, कैपिटल विलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री है जेकिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड से एक पॉइंट आप याद रख लो, 2021 में जो महिला रग्बी वर्ल्ड कप होगा वो न्यूजीलैंड में ही होगा। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पॉइंट याद रख लो, हमारी जो तेलंगाना है उसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। फिर अभी किसे AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अजय पटेल को। अच्छा, मुझे बताओ वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं अपन? तो याद रखना 20 जुलाई को मनाते हैं। बाकी हमने देखा M अजीत कुमार, ये अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन बने। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष बने और गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त बने। उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। फिर अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 बुक को रिलीज किया है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर के खंडेलवाल। और ये जो बुक है ये वायु प्रदूषण पर जागरूकता बढ़ाने और वायु प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सकता है इसकी जानकारी देती है। कुछ और मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे कि धर्मेंद्र रॉय, इन्होंने एक बुक लिखी थी द थिन माइंड मैप बुक। के रामकृष्ण राव, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है? अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। वहीं MJ अकबर ने एक बुक लिखी है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम।
फिर है यूनाइटेड अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रॉबिन सिंह को। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर हैं ये रॉबिन सिंह, और यूनाइटेड अरब अमीरात के अब ये नए क्रिकेट निदेशक बन गए हैं। बाकी रूपा गुरुनाथ की बात करेंगे तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अभी ये अध्यक्ष हैं, और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी राज्य में क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। अभिषेक डालमिया, ये नाम अभी न्यूज में था क्योंकि बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने थे ये। बबीता रायडू आप जानते हो सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये। यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में इतना जान लो, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, और आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है दुबई में, और इसके प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और ये और ध्यान रख लो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी भी अबू धाबी में ही खुलेगा, और दुनिया का सबसे पुराना मोती भी यहीं पे खोला गया था, अबू धाबी के मारवा द्वीप पे। फिर है हाल ही में जारी रिपोर्ट में ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार इंडसइंड बैंक ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला बैंक बन गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि पिछले 12 महीनों में इंडसइंड बैंक को ब्रांड वैल्यू में 122% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में टॉप 50 बाय टोटल ब्रांड वैल्यू बाय कंट्री की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें चाइना टॉप पर है, सेकंड पे यूएसए है, और थर्ड पे है कनाडा। भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है। 2019 में भारत 10वें स्थान पे था, मतलब भारत की ब्रांड वैल्यू में सुधार हुआ है। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके एमडी सीईओ है रमेश सोबती। टैगलाइन इसकी है वी मेक यू फील रिचर। फिर अभी किस राज्य में SCF यानी कि सैलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एदापड्डी के पलानीस्वामी, उन्होंने तमिलनाडु में सैलम क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई है। फिर अभी किस देश ने नाटो का सदस्य बनने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा नॉर्थ मैसेडोनिया। एक्चुअली में इसका पहले नाम मैसेडोनिया था, बाद में पिछले साल ही इसका नाम बदल करके नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है। तो अभी नॉर्थ मैसेडोनिया की संसद ने उत्तरी अटलांटिक संधि को मंजूरी दे दी है, तो अब नॉर्थ मैसेडोनिया भी नाटो का सदस्य बन सकेगा। अच्छा, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। बाकी नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल स्कॉपजे है, करेंसी मैसेडोनियन दिनार है। फिर है भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवाशीष पांडे को, यानी कि अब भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? राजीव कुमार का स्थान लेंगे। बाकी अजय बिसारिया नया अपॉइंटमेंट है, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा की बात करेंगे, नेपाल में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत बने ये। अच्छा, हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है, और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, यानी कि फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। फिर अभी गो एयर के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनय दुबे को। तो जो गो एयर एयरलाइंस है उसके नए सीईओ बने हैं ये। बाकी शिल्पा भाटिया की बात कर लेंगे, स्पाइस जेट की नई CCO बनी थी, चीफ कमर्शियल ऑफिसर। राजीव बंसल अभी एयर इंडिया के CMD बने, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। और अतुल कुमार गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। गो एयर के हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और कुछ समय पहले ही आप याद रखना, 2-4 महीने पहले की बात है, इंडिगो एयरलाइन के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने थे आदित्य पांडे। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। तो इसको मनाने का उद्देश्य है बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। देखो, कैंसर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट डे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे इसी महीने 4 फरवरी को हमने मनाया था। एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है जो हम 7 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, 13 फरवरी की बात कर लें तो 13 फरवरी को हमने एक इंपॉर्टेंट डे मनाया था, राष्ट्रीय महिला दिवस। एक्चुअली में सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन होता है, और उसी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और सरोजिनी नायडू से आपने एक स्टैटिक क्वेश्चन जरूर देखा होगा एग्जाम्स में, कई बार पूछा जाता है किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी, राज्यपाल? तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इनकी कविताओं के कारण इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजिनी नायडू। फिर है हाल ही में जारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहे? तो आंसर होगा अमित पंघाल। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स ने अगले महीने जो आपके ओलंपिक क्वालिफायर होने वाले हैं उससे पहले रैंकिंग जारी की है, और इसमें टॉप पे रहे हैं अमित पंघाल। आपको बता दूं, इससे पहले विजेंद्र सिंह भी 2019 में इस रैंकिंग में टॉप करने वाले पहले भारतीय बने थे।
आपको बता दूं, अमित पंघाल से पहले विजेंद्र सिंह 2009 में इस रैंकिंग में टॉप करने वाले पहले भारतीय बने थे। वहीं अगर हम महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में बात करेंगे तो मैरी कॉम 5वें स्थान पे रही है। अच्छा, अमित पंघाल से कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे, जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जबकि पिछले साल जो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेडक्वार्टर इसका लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी यहीं पर है। इसके हेड है थॉमस बक। अच्छा, याद रखना एक पॉइंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी 2019 के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फुलेला गोपीचंद, जो कि भारतीय बैडमिंटन कोच है, उनको सम्मानित किया और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय कोच बने। फिर एक, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इस साल ये अप्रैल में होगा। और जम्मू कश्मीर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद मुर्मू है। कई बार मैं आपको इनके साथ बताता हूँ गिरीश चंद चतुर्वेदी का नाम, क्योंकि ये भी अभी न्यूज में थे, नया अपॉइंटमेंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने, ये तो कंफ्यूज मत होना। फिर एक, किन दो शहरों के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो आंसर होगा मुंबई और पुणे के बीच में। ये जो इलेक्ट्रिक बस है, आप इसे एक बार चार्ज कर दोगे ना तो ये 300 किलोमीटर तक चलेगी। अच्छा, इसी के साथ याद रखना, मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चलाई जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस जो है वो कहां से कहां शुरू हुई है? अभी 17 जनवरी को शुरू हुई है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। पहली वाली तो आपको पता ही है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है, और तीसरी वाली वाराणसी और इंदौर के बीच में शुरू हुई है। फिर अभी NSIL के प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा जी नारायणन। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये केरल के रहने वाले हैं और ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, और अभी इन्हीं को इसरो की वाणिज्यिक यूनिट यानी कि कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और CMD बनाया गया है। बाकी ऑप्शन में बात करेंगे, अजय पटेल ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने, प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष बने और गोपाल बागले श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बने थे। NSIL अभी ये 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर अभी टेरी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। क्या नाम था इनका? राजेंद्र कुमार पचौरी नाम था। अब इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है और साथ में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। टेरी मतलब द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर तो इसका नई दिल्ली में है, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर है। बाकी ये जो नाम है जैसे कि वेंडेल रॉड्रिक्स, ये एक फेमस भारतीय फैशन डिजाइनर थे, इनका भी निधन हो गया। 2014 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है इनको। नंदू आर कुलकर्णी की बात करेंगे, ये एक दिग्गज पत्रकार थे, निधन हो गया इनका भी। और गिरिराज किशोर, ये हिंदी उपन्यासकार थे, इनका भी निधन हो गया। फिर अभी किस राज्य ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा नाम की पहल लॉन्च की थी? तो आंसर होगा बिहार ने। और इस इनिशिएटिव को वैलेंटाइन डे के पहले अभी लॉन्च किया गया था। तो इसे राज्य में पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया और लोगों से अपील की गई थी कि अपने करीबी लोगों को प्यार का पौधा गिफ्ट करें। बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार यानी कि पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल है। याद रखना, बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी कि टॉर्टोइज रिहेबिलाइजेशन सेंटर। और बिहार के बक्सर में ही प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम पे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। और भारत का आपका पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके बिहार में ही है, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपके पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। फिर हाल ही में आई फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राधा किशन दमानी। अच्छा, ये तो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के। पहले पर कौन है? पहले पे तो आप बता ही सकते हो, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी। दूसरे आपको याद रखना है, दूसरे अब बन गए हैं डी मार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी। डी मार्ट के नाम से आपने काफी शॉपिंग मॉल्स वगैरह आपके शहरों में देखे होंगे, वो इन्हीं के हैं, राधा कृष्ण दमानी। तीसरे नंबर पे है HCL के शिव नादर। फिर है पवन हंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? आंसर होगा संजीव राजदान। तो ये एक मिनी रत्न हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली कंपनी है पवन हंस, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं संजीव राजदान। राजीव बंसल की बात करेंगे, हमने देखा एयर इंडिया के CMD बने थे ये। विनय दुबे आपके गो एयर के CEO बने हैं और शिल्पा भाटिया स्पाइस जेट की CCO बनी है, चीफ कमर्शियल ऑफिसर। पवन हंस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में। फिर है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा जहां पर रेल पटरियों के ऊपर
5 स्टार होटल होगा? तो आंसर होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गुजरात में ये रेलवे स्टेशन और इसे हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज आपको मिल सकेगी और ये 2020 के एंड तक कंप्लीट हो सकता है। फिर है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया? आंसर होगा डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को। फेमस ज्योतिषी हैं ये डॉक्टर सोहिनी शास्त्री और अभी इन्हीं को इंडियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। साथ में इन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। बाकी डॉक्टर प्रताप चौहान की बात करेंगे, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला था इनको। डॉक्टर NS धर्मशक्तु, राष्ट्रपति जी के द्वारा कुष्ठ रोग के अंतरराष्ट्रीय गांधी अवार्ड इनको मिला था। पवन सुखदेव 2020 का टॉयलर पुरस्कार मिला था इनको। टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, याद रखना। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अब महाराष्ट्र के जो कर्मचारी हैं उनको हफ्ते में केवल 5 दिन ही काम करना होगा। सैटरडे और संडे की उनकी छुट्टी रहने वाली है। लेकिन इसी के साथ में जो 5 दिन वो काम करेंगे उनके टाइम पीरियड में 45 मिनट बढ़ा दिए गए हैं ताकि जो एक दिन वो छुट्टी है ना उसके काम के नुकसान की भरपाई कर सके। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। याद रखना अभी महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बनेगा, वधावन बंदरगाह। और आपको याद हो तो अभी वैश्विक मेडिकल डेटा लीक रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तीसरा संस्करण के आसाम के गुवाहाटी में, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था 256 मेडल के साथ। 78 गोल्ड थे, सिल्वर थे 77 और 101 ब्रॉन्ज। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस। ये हमने मनाया कब? 15 फरवरी को। याद रखना लेकिन हर साल 15 फरवरी को नहीं मनाते हैं, ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। और इस दिन इंटरनेशनल लेवल पे पेंगोलिन प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, इनके संरक्षण के बारे में। और इस साल ये नवा विश्व पेंगोलिन दिवस हमने मनाया 15 फरवरी को। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं अभी जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए और उनके निवास स्थल और उनकी दिनचर्या आदि का अध्ययन करने के लिए रेडियो टैगिंग भी उनकी की गई है। फिर अभी किसने 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा सौरव घोषाल ने। तो ये 77th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई? अभी चेन्नई में हुई और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है सौरव घोषाल ने। ये उनकी 13वीं जीत है इस चैंपियनशिप में। महिला वर्ग में बात करेंगे, ज्योत्सना चिनप्पा विजेता रही और ये उनकी 18वीं जीत है इस चैंपियनशिप में। फिर है हाल ही में हुए 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो आंसर होगा गली बॉय रही है। और ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये अभी कहाँ पे हुआ था? असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में हुआ था। और ये पहली बार हुआ है जब इस फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन मुंबई के बाहर किया गया। अब जब भी अवार्ड्स की बात आती है मैं आपको 4 पॉइंट हमेशा बताता हूँ। बेस्ट फिल्म कौन सी रही? गली बॉय रही है इसमें। साथ में बेस्ट एक्टर कौन रहे? रणवीर सिंह गली बॉय के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गली बॉय और बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर फॉर गली बॉय। मतलब गली बॉय ने टोटल 13 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। अच्छा, अवार्ड्स की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और मैं आपको बता दूं जो हम वैसे पीछे यानी कि फरवरी के फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे इस बार कौन से? 92 नंबर के, 92 नंबर के। उसमें बेस्ट फिल्म रही थी पैरासाइट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्कर के इतिहास में पहली नॉन इंग्लिश मूवी रही है जिसने बेस्ट फिल्म का खिताब जीता। साउथ कोरियन मूवी है ये। बेस्ट एक्टर रहे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही रेनी जेलवेगर जूडी मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर बोंग जून हो पैरासाइट मूवी के लिए। उससे पहले बाफ्टा अवार्ड्स की चर्चा हुई थी, उसमें बेस्ट एक्टर तो यही थे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस भी यही रही रेनी जेलवेगर जूडी मूवी के लिए। लेकिन बेस्ट फिल्म उसमें रही थी 1917 और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था सैम मेंडेस ने 1917 के लिए। और उससे पहले दिसंबर में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर ये सब वही रहे थे जो बाफ्टा में रहे थे। तो इसको याद रखना आसान होगा आपके लिए। फिर है ब्रिटेन में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की जलवायु शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर होगा आलोक शर्मा। तो ब्रिटेन में नए मंत्री बने हैं ये आलोक शर्मा। ये भारतीय मूल के हैं इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये अभी जो ब्रिटेन में जलवायु शिखर सम्मेलन होगा ना COP26 उसको लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। और याद रखना ब्रिटेन पहली बार इस COP26 की मेजबानी करेगा, ग्लासगो में होगा ये। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं अभी गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 का उद्घाटन किया गया। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया जिसकी थीम रही थी माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द एंड वी वेलकम देम होम।
मतलब हिंदी में बोलेंगे तो इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है। और इसका जो शुभंकर मैस्कोट रहा वो रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गिबी बोला जा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चलो आप मुझे बताओ ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और बता दूं, हिंट दे दूं, गोडावन भी इसे बोला जाता है। फिर अभी कौन सा रेलवे जोन ऊर्जा तटस्थ यानी कि एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस रेलवे जोन ने सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों पे, टोटल 13 रेलवे स्टेशनों पे सोलर पैनल लगा रखे हैं जो 100% एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अच्छा, कुछ और रेलवे जोन के बारे में आपको बता दूं जो भी न्यूज में रहे थे, जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, इसने भुवनेश्वर में अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला है। वहीं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया था। फिर है भारत की तीसरी कॉर्पोरेट यात्री ट्रेन का नाम क्या है? सही उत्तर होगा काशी महाकाल एक्सप्रेस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी तीसरी प्राइवेट ट्रेन शुरू होगी इंदौर और वाराणसी के बीच में, जिसे भी IRCTC ही ऑपरेट करेगा, तो उसका नाम क्या होगा? काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो ये जो ट्रेन होगी इंदौर के पास ओमकारेश्वर मंदिर को, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को आपस में कनेक्ट करेगी। अच्छा, ये तो तीसरी प्राइवेट ट्रेन है। इससे पहले की जो दो हमारी प्राइवेट ट्रेन चलती है तेजस एक्सप्रेस, कहाँ कहाँ चलती है? पहली जो चलती है लखनऊ दिल्ली के बीच में, दूसरी जो अभी शुरू हुई है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, और अभी तीसरी वाली का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी मोदी जी ने वाराणसी में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर का भी उद्घाटन किया और वाराणसी में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी उन्होंने उद्घाटन किया। फिर है बायो एशिया समिट 2020, ये कहाँ पे अभी शुरू हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चला ये, और थीम क्या रहा इसका? टुडे फॉर टुमारो। और हैदराबाद से याद रखना, हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी शुरू हुआ है। और हैदराबाद शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना था, पहला दिल्ली है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से नंबर पे आ गया है? तो आंसर होगा 5वें नंबर पे। तो अमेरिकन थिंक टैंक है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, और उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें बताया है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ करके दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है। 2018 में बात करेंगे तो इस रिपोर्ट में भारत 7वें नंबर पे था और अभी 5वें नंबर पे है। टॉप पे अमेरिका है, फिर चाइना, फिर जापान, चौथे पे जर्मनी और 5वें पे है भारत। इसके अलावा आपको बता दूं, अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान लगाया है। फिर है किसे लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो एक्चुअली में 2011 में वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए यह अवार्ड मिला है, जिसमें आपको याद होगा खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया था और सचिन के उस मोमेंट को, उस लम्हे को कैरीज ऑन द शोल्डर ऑफ अ नेशन नाम दिया गया। अच्छा, सचिन तेंदुलकर के अलावा अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और फार्मूला 1 के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है और मेसी ये अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर भी बन गए हैं। अच्छा, इनके अलावा अमेरिकन जिम्नास्टिक हैं सिमोन बाइल्स, और उन्होंने 4 साल में तीसरी बार ये लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। फिर है हाल ही में हरियाणा के अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पे रखने का फैसला किया गया? तो आंसर होगा सुषमा स्वराज। तो अब इस बस स्टैंड को सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं, सुषमा स्वराज का जन्म आपके हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के अंबाला कैंट में, और अभी आपको याद होगा पद्म विभूषण के लिए भी इनको चुना गया है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सुषमा जी के नाम पे प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया, जबकि विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान रखा गया है। और ये अभी नाम चेंज हुए हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 14 फरवरी को तब। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ नाम से एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो इस एप्लीकेशन में हो गया क्या? देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो नशीली दवाओं का सेवन करता है या नशीली दवाओं को बेच रहा है और अगर आपको उसका पता है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हो, और सूचना देने वालों की, यानी कि अगर आप सूचना दे रहे हो तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी इसमें। ओवरऑल बात करें, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है राज्य में नशीली दवाओं पर रोक लगाना। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, याद रखना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपके तिरुवनंतपुरम में ही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और अभी कुछ समय पहले केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे S मणिकुमार।
अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, जो गवर्नर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, इनका सेपरेट मैंने क्विज बना करके अपनी क्रैक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। आप जैसे ही एप्लीकेशन खोलेंगे तो होम पे आपको टॉपिक वाइज क्विज नजर आएगा, उसी फोल्डर में आपको सारे टॉपिक वाइज क्विजेज मिल जाएंगे। तो आप वो क्विज लगा करके इन सारे की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये आपके केरल में। और याद रखना ये अभी न्यूज़ में था, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अभी इस मंदिर में जो गहने हैं, जो सोने हैं, उनकी सूची बनाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। CN रामचंद्रन ये केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर है 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत में होंगे ये, भारत इसकी मेजबानी करेगा। अच्छा देखो, हॉकी की जब भी बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एलिशा न्यूमैन ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, और इंटरनेशनल पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी ये। रानी रामपाल की बात कर लेंगे, महिला हॉकी टीम की कैप्टन है ये, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता था। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, तो इनका नाम भी न्यूज़ में था। उसी तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, इनका नाम भी न्यूज़ में था, क्योंकि 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता, और ये भी ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अगर हम बात करेंगे कि 2019 के FIH वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है वो ईवा डी गोदे, उनका नाम है। तो ये सारे नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है 2020 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक होंगे, उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। तो आपको पता है इस साल जो ओलंपिक होंगे जापान के टोक्यो में होंगे, और उसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वो क्या रखा गया है? यूनाइटेड बाय इमोशन रखा गया है। अच्छा, इसके शुभंकर यानी कि मैस्कॉट भी आपको याद होने चाहिए। क्या है? मिराई तोबा और सोमाइती। तो 2020 के तो जो ओलंपिक है वो टोक्यो जापान में होंगे, 2022 के आपकी बीजिंग चाइना में होंगे, और 2024 के पेरिस फ्रांस में होंगे। अब अगर बात कर ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता रखना है, लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। वैसे लाउसेन स्विट्जरलैंड में आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा, ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। अच्छा, याद रखना भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बॉक्सिंग टास्क फोर्स की रैंकिंग जारी की, उसमें टॉप पे रहे अमित पंघाल। अमित पंघाल बॉक्सर हैं ये, और अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही भारतीय जो हमारे बैडमिंटन कोच हैं फुलेला गोपीचंद, उनको 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय कोच बने। फिर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी हाल ही में बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के पहले रिएक्टर के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस जारी कर दिया है, और ये प्लांट इस साल के अंत तक शायद शुरू भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूनाइटेड अरब अमीरात का ही नहीं बल्कि पूरे अरब क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, और प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। फिर है अभी विद्युत विभाग के लिए परफॉर्मेंस रेगुलेशन एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या होगा? देखो, अगर विद्युत विभाग से रिलेटेड संबंधित आपकी कोई समस्या है, तो उस समस्या की अगर आप शिकायत करते हो, और अगर आपकी उस समस्या, उस शिकायत का समाधान करने में देरी होती है विद्युत विभाग के द्वारा, तो फिर आपको मुआवजा देगा विद्युत विभाग। ये है इस एक्ट में। अब उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ याद रखना किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और अभी आपका डिफेंस एक्सपो लखनऊ में ही आयोजित हुआ था, और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। याद रखना, भारत का पहला जानवरों की याद में जो युद्ध स्मारक बनाया जाएगा, वॉर मेमोरियल, वो कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और आपका देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगा। और अभी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी, उसमें टॉप पे भी रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली। फिर अभी भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, अभी आपको याद होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही महिलाओं के लिए वुमेन्स इन व्हील्स नाम से टैक्सी सर्विस भी शुरू की गई थी। और हमारी भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना। अच्छा देखो, ये जो एयरपोर्ट्स हो गए, जो डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब ये सारे आपके स्टैटिक क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन सब पे 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। तो जब भी आपको समय मिले, 10 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, तो उनकी क्विज आप लगाते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे।
प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो यही फायदा होता है क्विज को बार बार लगाने का। फिर है फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020, ये निम्न में से किस शहर में नहीं खेला जाएगा? ध्यान से सुनना, नहीं खेला जाएगा पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। एक्चुअली इसी साल ये 2 नवंबर से शुरू होने वाले हैं फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020, और ये भारत में 5 शहरों में खेले जाएंगे। अब वो 5 शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, और जो फाइनल होगा वो नवी मुंबई में होगा। अच्छा, इस फीफा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 का स्लोगन क्या है? किक ऑफ द ड्रीम। और आपको याद रखना है 2021 में जो जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो भी आपके भारत में ही होंगे। फीफा की बात कर लें, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, हेडक्वार्टर याद रखो आप इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट भी आप याद रखो गियानी इन्फेंटिनो है। देखो फीफा 2022 में जो वर्ल्ड कप होंगे वो होंगे कहाँ पे? कतर में होंगे। और फीफा से आपको क्या याद आ रहा है? फीफा रैंकिंग आई थी अभी दिसंबर में ही, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही? 108, और टॉप पे रहा था बेल्जियम। और अभी फीफा टीम ऑफ द ईयर भी चुना था बेल्जियम को ही। और अभी फीफा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? मॉरिसियो मैक्री बने थे। और जो स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल लीग है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे भारत में रोहित शर्मा। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखो, और इस तरह से चीजों को आप लिंक करते हुए चलोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाओगे, वो भी कम समय में। फिर है अभी केंद्र सरकार ने IDSA मतलब द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, हिंदी में बोलेंगे तो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसका नाम किनके नाम पर बदलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर आप जानते ही हो, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे, और पूर्व रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं, और अभी पिछले साल ही इनका निधन हुआ था, तो इनके नाम पे इसका नाम बदला जाएगा। बाकी नाम बदलने की बात है तो अरुण जेटली जी के नाम पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद में है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे बदला जाएगा। और दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम भी अरुण जेटली जी के नाम पे बदला गया है। सुषमा स्वराज जी से हम 3 पॉइंट देख ही चुके हैं, एक तो प्रवासी भारतीय केंद्र हो गया, विदेशी सेवा संस्थान हो गया, और हरियाणा का अंबाला सिटी बस स्टैंड हो गया। इन तीनों के नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे बदले जाएंगे। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे, ये हमने कब मनाया? आंसर होगा 19 फरवरी को। तो एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। तो इसीलिए हम हर साल 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि मिट्टी के पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। और इस योजना की थीम भी थी, थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, धरा मतलब धरती। अच्छा देखो, मृदा से एक और इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखना है, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। चलो आपको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ, 5 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। और हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। फिर है भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है? आंसर होगा बेरी ऑफ फ्रेल को। ये हरिंद्र सिंधु का स्थान लेंगे। आपको पता है फिलिप बार्टन अभी भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त बने थे। अच्छा याद रखना, अभी यूके और फ्रांस में एक तूफान आया था जिसका नाम था डेनिस, ये डेनिस है। और डायना नाम का तूफान कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में आया था, जिसके लिए हमारी भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन भी चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन वनीला। गोपाल बागले की बात करेंगे, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बने, और अजय बिसारिया कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त बने। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस प्लेयर है, फीमेल टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, काफी चर्चा में रही अभी है। ऑस्ट्रेलिया का अभी सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान भी इनको मिला था, द डॉन। वहीं ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो किसको मिला था? किरण मजूमदार शो को मिला था। और याद रखना, इस साल अक्टूबर में 11वें इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होंगे, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और अभी आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती थी ऑस्ट्रेलिया ने ही। तो ये सारे पॉइंट इसी तरह से याद रखो। फिर है अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अशरफ गनी बन गए हैं। मतलब पहले भी यही थे, फिर से चुनाव हुए, दोबारा चुनाव जीत लिया इन्होंने। मोहम्मद तौफीक अल्लावी की बात करेंगे, अभी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। और सेबेस्टियन कुर्च ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने थे। और मिखाइल मिशुस्तिन आप जानते ही हो, रशिया के नए प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी, और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। फिर है हाल ही में जारी विश्व भाषा डेटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण में 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा किसे बताया है? तो आंसर होगा अंग्रेजी को।
तो इसमें 2019 में अंग्रेजी को दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बताया है। दूसरे नंबर पे चाइनीज मैंडेरिन है और तीसरे नंबर पे है हिंदी। वहीं बांग्ला इसमें 7वें नंबर पे है, 7वें सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा। फिर है किसे अगले CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर होगा संजय कोठारी को। तो अभी तो वर्तमान में ये हमारे राष्ट्रपति के सचिव हैं संजय कोठारी, और इन्हीं को अब मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी ए सूर्य प्रकाश की बात करेंगे। याद रखना प्रसार भारती के अभी तक अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। प्रमोद सिंह कुमार पेंशन फंड रेगुलेटर के पूर्णकालिक सदस्य बने थे, और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये जो संजय कोठारी हैं ये तो हमारे अब बन जाएंगे चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त। लेकिन एक और अपॉइंटमेंट हुआ है सतर्कता आयुक्त का, वो बनेंगे कौन? सुरेश पटेल। तो इनका नाम भी याद रखना। फिर हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में IISc बेंगलुरु किस स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 16वें स्थान पे। तो अभी लंदन में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग का टाइटल रखा है द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, और इसमें टॉप 100 में 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं। तो 16वें नंबर पे तो IISc बेंगलुरु है, जैसे IIT खड़गपुर 32 नंबर पे है, IIT दिल्ली 38 नंबर पे है। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो इस रैंकिंग में टॉप पे है चाइना की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। इसकी स्पेलिंग में बोल देता हूँ, थोड़ा अजीब नाम है, TSINGHUA, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। फिर है अभी किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मंडिया में 14,100 टन के लिथियम के भंडार की खोज की गई है। लिथियम एक धातु है और मुख्य रूप से जो उसका इस्तेमाल होता है बैटरीज में होता है। आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरीज। कर्नाटक की बात कर लें, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। याद रखना इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, इन्फोसिस का बेंगलुरु में है, विप्रो का भी बेंगलुरु में है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसका भी आपका बेंगलुरु में है। काफी सारों का बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी आपको याद होगा टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर आपका बेंगलुरु ही था। और याद रखना इसरो जो है वो देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो खोलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चेलकेरे में। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये हमने कब मनाया? तो 20 फरवरी को मनाया। और थीम क्या रही थी इसकी? क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए असमानताओं को बंद करना। फिर है अभी किसे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर चुना गया है? तो आंसर होगा बिमल जुल्का को। ये अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जो अब हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त बन जाएंगे। बाकी राजीव बंसल एयर इंडिया के CMD बने थे। संजय कोठारी अभी हमने पीछे ही देखा था मुख्य सतर्कता आयुक्त बने यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर। अरविंद कृष्णा की बात करेंगे, IBM के CEO बने थे ये। अच्छा, याद रखना अभी हमने कहा बिमल जुल्का, ये अभी हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएंगे। अब इनके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जगह खाली हो जाएगी। मतलब हमारे नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनेंगे? तो वो भी याद रख लो, अनीता पांडव बनेंगी। कौन? अनीता पांडव सूचना आयुक्त बनेंगी। फिर है हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी की प्रजाति की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई है? आंसर होगा भारतीय मोर। आपको याद होगा अभी गुजरात के गांधीनगर में 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण का 13वां सम्मेलन COP13 हुआ था, जिसका आपका शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और उसी में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई और उसमें बताया कि भारतीय मोर की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि दूसरे भारतीय पक्षियों की प्रजाति की संख्या में 79% की कमी हुई है। फिर है 2022 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो आंसर होगा भारत को, यानी कि भारत होस्ट करेगा इसे। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और पीछे ही हम देख चुके थे इस साल FIFA अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये भी आपके भारत में होंगे। भारत में 5 शहरों में होंगे ये। वो 5 शहर बता सकते हो कौन कौन से हैं? याद है आपको? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और फाइनल इसके नवी मुंबई में होंगे। उसका स्लोगन भी रखा था क्या? किक ऑफ द ड्रीम्स। बाकी भारत में और क्या क्या होंगे? जैसे कि मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में ही होंगे, भारत में होंगे। 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे आपके भारत में भी 2 शहरों में होंगे, वो भुवनेश्वर और राउरकेला में। और 2023 में तो आप जानते ही हो ICC मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में।
फिर है अभी किसने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन यानी कि रिलीज किया है? तो आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री हैं और अभी इन्होंने दिल्ली में, देखो अंग्रेजी भाषा में तो बुक का नाम है इंडिया 2020 और हिंदी भाषा में बुक का नाम है भारत 2020। तो इन दोनों बुक को रिलीज किया है। मुख्य रूप से ये जो बुक है कंपटीशन एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए है। इन बुक्स में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। देखो ऑप्शन ए क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी, आप जानते हो कौन है ये, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं और अभी इन्होंने 2 नॉवल लिखे थे, बलुआ और राजलीला। यशवंत सिन्हा की बात करेंगे, पूर्व वित्त मंत्री हैं हमारे ये, और अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी जिसका नाम क्या था, रिलेंटलेस, और इसको रिलीज किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। अमित शाह जी की बात कर ले, इन्होंने अभी प्रधानमंत्री की लाइफ के ऊपर एक बुक को रिलीज किया था जिसका बुक का नाम क्या है, कर्म योद्धा ग्रंथ। और मोदी जी की एक और बुक आई थी एग्जाम वॉरियर, उसको एक्चुअली अभी ब्रेल एडिशन लॉन्च किया गया था और लॉन्च किया था थावर चंद गहलोत ने। फिर है टिटबॉर किस राज्य का पहला शून्य कचरा शहर बन गया है? तो आंसर होगा असम का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बनिक कचरा होता है उससे एरोबिक खाद बनाया जाता है। तो मतलब जो कचरा है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें, खाद में। और देखो अगर कोई भी शहर है, अगर वो शहर अपने 80% तक के कचरे को सही तरह से मैनेज कर पा रहा है तो वो शून्य अपशिष्ट होने का दावा कर सकता है। अच्छा, असम से ही कुछ पॉइंट में आपको बता दूं, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन करेगा 24 से 26 फरवरी तक असम में। असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी है। आपको याद होगा अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था बजट बनाने में सबसे अच्छा तरीका किसका है, असम का। और अभी जो 26 जनवरी को 71वां गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें परेड में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। और अभी आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, जो इसका तीसरा संस्करण था, असम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार 2 गेम्स को जोड़ा गया था, साइकिलिंग और लॉन बॉल्स को। तो ये सब भी आप याद रखना, पुरानी चीजें आप भूलो ना, इसलिए मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि आपका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। चीजें तो आप याद कर लोगे लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके रिवीजन करवाने के लिए ही मैं इन सभी क्वेश्चंस का स्टैटिक हो गया, चाहे टॉपिक वाइज क्यूज हो गया, सबका आपका क्विज तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि आप चीजों की क्विज बार बार लगाते रहोगे, एक ही चीज को अगर बार बार करोगे तो आपको वो याद हो ही जाना है। फिर उसके लिए आपको स्पेशली रटने की जरूरत नहीं है, टाइम निकाल करके सिर्फ अपने छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट निकालो दिन के, एक क्विज लगाओ, इतना ही टाइम लगता है एक क्विज को लगाने में, और आप देखो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। तो गाइज अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो इन वीडियोस को आप शेयर जरूर करा करें। आप लोगों के शेयर देख के, आप लोग का सपोर्ट देख के मुझे भी अच्छा लगता है, और वीडियोस बनाने में, क्विज बनाने में फिर मेरा भी मन करता है। कि किस भारतीय को अमेरिका के अपील कोर्ट के डीसी सर्किट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा श्री श्रीनिवासन को। ये जो डीसी सर्किट है ना, अमेरिका में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, इसके बाद ही आता है सुप्रीम कोर्ट भी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ऑप्शन की बात कर ले, सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अभी पहले अध्यक्ष बने थे, युवराज मल्लिक नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक बने, और सुजीत पांडे अभी लखनऊ पुलिस आयुक्त बने थे। फिर है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और इसकी थीम क्या रही थी? लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि भाषाओं की कोई सीमा नहीं। फिर है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत 35वें स्थान पे रहा है। तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर अ फ्यूचर इंडेक्स जारी किया है, और उसमें भारत 35वें स्थान पर है। 2018 में भारत 40वें स्थान पे था, यानी कि 5 पोजीशन की बढ़त हुई है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, मतलब जो भी इंडेक्स या रैंकिंग हो गई जहां पे इंडिया लीड कर रहा है, आगे बढ़ा है, वो प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस देश में छात्रों को कौशल आधारित यानी कि स्किल बेस्ड शिक्षा दी जाती है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। तो भारत तो 35 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, और थर्ड पे है न्यूजीलैंड। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कुछ समय पहले इसने डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्रता सूचकांक भी जारी किया था, उसमें भारत 51 नंबर पे था। फिर है हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। तो बायोकॉन की संस्थापक हैं ये किरण मजूमदार शॉ, और इन्हीं को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा।
अच्छा, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा जब इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी, तो नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी संजना कपूर की बात करेंगे, शशि कपूर की बेटी है। फ्रांस की सरकार ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया था। दिलराज प्रीत कौर उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर है और इस साल के कल्पना चावला एक्सीलेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। वहीं एस सौम्या की बात करेंगे, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था इनको। फिर है दुनिया को कट कॉपी पेस्ट की सौगात देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट लेरी टेस्लर, इनका भी निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये यूएसए के थे। तो आप जो कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट की कमांड यूज करते हो, तो वो कमांड देने वाले थे ये लेरी टेस्लर, और इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका भी निधन हो गया। साथ में अभी याद रखना, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम था वीएल दत्त, उनका भी निधन हो गया। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वर्तमान में इसकी अभी नई अध्यक्ष बनी थी संगीता रेड्डी, उनका नाम भी याद रखना। फिर है ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में द करेज अवार्ड पाने वाली पहली विजेता कौन बन गई है? तो आंसर होगा दूती चंद। स्प्रिंटर हैं ये दूती चंद, और ये द करेज अवार्ड पाने वाली पहली विजेता बन गई हैं। इन्होंने जेंडर से जुड़े नियमों को लेकर वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडी से लड़ाई जीती है और ट्रैक पर वापसी की है, तो इसी के लिए इन्हें मिला है ये द करेज अवार्ड, और ये पहली बार किसी को मिला है। जबकि बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की बात करेंगे तो लगातार तीसरे साल फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इन्हें, और इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया था, उसके लिए मूवमेंट ऑफ द ईयर चुना गया इनको। बाकी अवार्ड्स की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है निम्न में से किसे CMS COP13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित नहीं किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा भारतीय मोर को। आपको बता दूं, अभी गुजरात के गांधीनगर में जानवरों के प्रवासी प्रजातियों पर COP13 का आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो वहीं पे ही एशियाई हाथी को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति घोषित किया गया, जिसमें से आपको यह भी बता देता हूं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में भी शामिल है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर है धन लक्ष्मी बैंक के MD CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा सुनील गुरबख्शनी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देता हूं कि अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने GR चिंतला का नाम नाबार्ड के अगले चेयरमैन के रूप में प्रस्तावित किया है। बाकी N कुमार अभी कृषि क्षेत्र में हरित रत्न पुरस्कार 2019 मिला था इनको, और पवन सुखदेव 2020 का टाइलर पुरस्कार जीता था इन्होंने। धनलक्ष्मी बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर केरल में है, और इसके चेयरमैन है संजीव कृष्णन। फिर है भारत किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? तो आंसर होगा मेडागास्कर में, और ये पर्यटन इसी साल जून के महीने में होगा। वैसे इस साल मार्च में जो पेरिस बुक फेयर होगा ना, उसमें भी भारत गेस्ट कंट्री होगा। मेडागास्कर एक अफ्रीकन महाद्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल है एंटानानेरियो। अच्छा, याद होगा अभी कुछ समय पहले मेडागास्कर में एक तूफान आया था डायना नाम का, तो उसके लिए भारतीय नौसेना ने एक सहायता करने के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम था वनीला ऑपरेशन। फिर है अभी कहां पे चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में ये चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये इस फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण था। इसके जो पहले 2 संस्करण थे, 2016 में एक इंदौर में हुआ, 2018 में एक दिल्ली में हुआ। फिर है अभी किस राज्य में सोने के भंडार की खोज की गई थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली ये न्यूज काफी न्यूज में रही थी और काफी गलत फहमियां भी इसमें फैलाई गई थी कि 3000 टन का सोने के भंडार पाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है, उन्होंने बाद में कहा कि भैया ये सब जो खबरें हैं ये सब फेक है, केवल 160 किलोग्राम तक का सोना मिला है। अब न्यूज में रहा तो केवल इतना सा याद रख लो कि कहां पे मिला था, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ खुद गोमती नदी के किनारे स्थित है, और अभी आपका डिफेंस एक्सपो यहीं पे हुआ था। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और अभी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यश भारती पुरस्कार, उसकी जगह राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरू करने की भी
भी घोषणा की है। और नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें टॉप पे ही रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और याद रखना, भारत का पहला जानवरों की याद में युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा। वैसे भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनेगी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। फिर अभी किसे प्रधानमंत्री जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा को तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है इन दोनों। अच्छा, सलाहकार से एक प्रश्न आपको याद आना चाहिए। अभी सीआरपीएफ के जो पूर्व अध्यक्ष थे आर भटनागर, बताओ वो अभी किसके सलाहकार बने? तो आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके। और कौन है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद मुर्मू है। एक गिरीश चंद और नाम मैंने आपको बताया था, गिरीश चंद चतुर्वेदी, इनका भी अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे, तो ये भी याद रखना। अच्छा, वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो एपी माहेश्वरी है। फिर है रॉस टेलर, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बताना है ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं ये रॉस टेलर। और अभी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, यानी कि टेस्ट में, T20 में और वनडे में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जेकिंडा अर्डन। याद रखना, 2021 में जो महिला रग्बी वर्ल्ड कप होंगे वो भी आपके न्यूजीलैंड में ही होंगे। और 2021 में ही आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप वो भी आपके न्यूजीलैंड में ही होंगे। और वैसे 2023 में जो आपके आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो आपके भारत में होंगे, वो भी याद रखना है। फिर है आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? लियो वरादगर था। लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी के थे ये। बाकी ये जो ऑप्शन में नाम दिख रहे हैं ये भी अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि मार्कन सरेक स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री थे, इस्तीफा दे दिया इन्होंने भी। एडेन अब्दुल मेहदी इराक के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। साद हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री थे, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। वैसे अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? हसन दियाब बन गए। आयरलैंड की बात हुई है तो इसकी कैपिटल डबलिन है, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है माइकल डी हिंगिस। फिर है हाल ही में जारी स्थिरता सूचकांक यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत 77वें स्थान पे रहा है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और एक राष्ट्र में बच्चों की क्षमता के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसमें भारत 77वें स्थान पे रहा है। अच्छा, इसके अलावा फ्लोरेसिंग इंडेक्स भी आया है, उसमें भी भारत 171वें स्थान पे रहा है। यानी कि जीवित रहने और बच्चों के लिए अच्छे मौके प्रदान करने जैसे उपायों को मापने वाली रैंकिंग में भारत 171वें स्थान पे रहा है। और ये सूचकांक जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिसेफ ने और लॉसेंट मेडिकल जर्नल ने मिलकर। और इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है नॉर्वे। फिर है हाल ही में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर होगा CSIR दिल्ली। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि किस वैज्ञानिक संस्थान ने 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक सबसे ज्यादा अनुसंधान उत्पादन यानी कि रिसर्च आउटपुट दिए हैं। तो CSIR के टोटल 211 काउंट रहे विद 83.61% शेयर्स। सेकंड पे रहा है IISc बेंगलुरु और थर्ड पे रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फिर है स्वीडन ने $1 मिलियन के पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का नाम क्या है? सही उत्तर होगा फूड प्लेनेट प्राइज। तो इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने के लिए कार्य करना। तो स्वीडन अब से हर साल इन पुरस्कारों को देगा। एक्चुअली में आज वर्तमान में बात करेंगे तो विश्व की जो जनसंख्या है करीब 7.8 अरब है, जो 2050 तक 10 अरब हो जाएगी। तो इतनी बड़ी आबादी को भोजन प्रदान करने के लिए खानों की आदतों को बदलना होगा, भोजन की बर्बादी को कम करना होगा और खाद्य उत्पादन में सुधार लाना होगा। तो ये पुरस्कार लोगों को खाद्य उत्पादन की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। फिर है उत्तर प्रदेश के प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो आंसर होगा प्रयागराज संगम। आपको याद होगा 2018 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था, पर उस समय वहां के जो रेलवे स्टेशन थे उनके नाम नहीं बदले गए थे। तो अब वहां के 4 स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। तो चारों में आपको बता देता हूँ, याद रखना। प्रयाग घाट स्टेशन तो हो ही गया, इसका नाम बदलकर प्रयागराज संगम करा जाएगा। इलाहाबाद छिवकी का नाम बदलकर प्रयागराज छिवकी करा जाएगा। इलाहाबाद सिटी का नाम प्रयागराज रामबाग करा जाएगा और इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन करा जाएगा। तो ये चारों स्टेशनों के नाम याद रखना।
फिर है भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसे ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा विजय आडवाणी को। ये जो आपकी भारत अमेरिका व्यापार परिषद है, ये भारत में और यूएसए में जो भी टॉप लेवल की कंपनीज है उन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। बाकी सुनील गुरबख्शनी की बात करेंगे, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे, अभी हमने देखा ही था। मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का की बात करेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त बने, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने। फिर है पॉलिसी बाजार कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सर्बवीर सिंह। तो पॉलिसी बाजार ने सर्बवीर सिंह को अपना सीईओ नियुक्त किया है। साथ ही में शरत धल्ला को सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। बाकी सुनील मेहता की बात करेंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ बने थे। एचके जोशी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष बने थे। फिर है हाल ही में चैटबॉट आस्क दिशा को अपग्रेड किया गया है। ये किसकी चैटबॉट है? तो आंसर होगा आईआरसीटीसी। अच्छा देखो, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अभी आईआरसीटीसी ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और ई टिकटिंग वेबसाइट का उपयोग आसान करने के लिए आस्क दिशा को अपग्रेड किया है। अच्छा, ये चैटबॉट होता क्या है? तो ये एक विशेष यानी कि स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के साथ वार्तालाप करने के लिए डिजाइन किया गया है। चैटबॉट के जैसे कि और भी एग्जांपल आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और एक ये आस्क दिशा हो ही गया। अच्छा, आईआरसीटीसी से याद रखना, अभी इसने अपनी तीसरी प्राइवेट ट्रेन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है और जो चलेगी इंदौर से वाराणसी के बीच में। उसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। और इससे पहले की जो 2 प्राइवेट ट्रेन चलती है उनके नाम है तेजस एक्सप्रेस। पहली चलती है दिल्ली लखनऊ के बीच में और दूसरी अभी शुरू हुई थी जनवरी में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। फिर है अभी किसे फ्रांस प्रेस कैट वेब प्राइज से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा अहमर खान को। तो भारतीय फ्रीलांस रिपोर्टर है ये अहमर खान और इन्हीं को 2019 के एजेंस फ्रांस प्रेस कैट वेब पुरस्कार का विजेता चुना गया है। तो अहमर खान को जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, उस समय कश्मीर पर कवरेज करने के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। मनोज दास की बात कर लेंगे, अभी मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उड़िया व अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं ये। विनोद कुमार शुक्ल की बात करेंगे, हिंदी लेखक हैं ये। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, इनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए। डॉक्टर प्रताप चौहान आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला था इनको। फिर है इन फ्लाइट संचार सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी होगी? तो आंसर होगा विस्तारा। एक्चुअली में एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी है नेल्को, उसने अभी पैनासोनिक के साथ मिलकर के भारत में एयरलाइंस के लिए इन फ्लाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। मतलब क्या हो गया? मतलब जब भी अगर कोई एयरलाइंस भारत के ऊपर से निकलेगी तो यात्री उसमें जो होंगे पैसेंजर वो इंटरनेट सर्विसेज को यूज कर सकेंगे। तो इस तरह से नेल्को देश में ये सेवा देने वाली पहली भारतीय कंपनी है। और विस्तारा एयरलाइन ने भी इन फ्लाइट कम्युनिकेशन के लिए साइन अप कर लिया है और जल्दी वो इस सर्विस को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन जाएगी। बाकी एयर इंडिया देखो अभी न्यूज में था, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट जो है इसकी अपनी 100% की हिस्सेदारी बेचने की बात करी है और इसके अभी सीएमडी बने कौन? राजीव बंसल। स्पाइस जेट के भी अभी सीसीओ बने थे, चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिल्पा भाटिया। तो ये नाम भी याद रखना। फिर है लेट मी से इट नाउ नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा राकेश मारिया ने। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं ये राकेश मारिया और इन्होंने लिखी है ये बुक लेट मी से इट नो। और इस बुक में 26/11 हमला जो ताज होटल पे हुआ था उससे रिलेटेड काफी नए खुलासे किए गए हैं। बाकी धर्मेंद्र राय की बात करेंगे, द थिन माइंड मैप नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और एमजे अकबर गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम बुक को लिखा था। और WV रमन की बात करेंगे जो कि वर्तमान में वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी अ विनिंग सिक्सर। फिर अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ऋतिक रोशन ने। तो अभी ऋतिक रोशन को सुपर 30 मूवी में बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया है। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है सुपर 30 को ही। अच्छा, आपको ध्यान रखना है ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है, क्योंकि एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसमें वो दिया जाता है भारत सरकार की ओर से। और अभी वो लास्ट दिया गया था अमिताभ बच्चन जी। लेकिन अगर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की बात करेंगे तो इसमें भी कई तरह की कैटेगरीज हैं,
जैसे कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर हमने देख लिया ऋतिक रोशन, बेस्ट फिल्म हमने देख लिया सुपर 30। बाकी जो और कैटेगरीज है मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आंसर होगा गोवा में। तो हमारे जो शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, अभी उन्होंने ही गोवा के वास्को में देश के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी और एक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अच्छा, एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दो, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखना ये मणिपुर में है। चलो उस नेशनल पार्क का नाम आप मुझे बता दो, और किस झील पे है वो भी आप मुझे बताओ। गोवा की बात हुई है तो कैपिटल पणजी है। अच्छा, कई बार पूछा जाता है पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। अच्छा, गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पिछले साल जिनका निधन हो गया, मनोहर पारीकर, उनके नाम पे अभी एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का। हिंदी में बोलेंगे तो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। फिर अभी किसे लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार को। तो अभी भारतीय अभिनेता मनोज कुमार को एक महान अभिनेता और भारतीय सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने WBR यानी कि वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड से सम्मानित किया। आपको बता दूं इससे पहले दिलीप कुमार को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। फिर अभी किसे दोबारा भारतीय रोइंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है यानी कि रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष? तो आंसर होगा राज लक्ष्मी सिंह देव को। मतलब दोबारा से मतलब पहले भी यही थे, इनका अभी पहला वाला कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी दोबारा से फिर इनको चुन लिया गया है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। बाकी संगीता रेड्डी ये आपकी फिक्की की नई अध्यक्ष बनी है, निरंजन हीरा नंदानी एसोचेम के अध्यक्ष बने हैं और हरिमोहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने। फिर 2020 में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा रशिया। तो ये इसका बिल्कुल नया वाला फॉर्मेट होगा और नए फॉर्मेट की मेजबानी करने वाला ये पहला देश होगा रशिया। इससे पहले जो पुराना वाला फॉर्मेट था वो लास्ट 2008 में खेला गया था मॉस्को में, रशिया की राजधानी मॉस्को में। और रशिया से क्या याद आ रहा है, अभी वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशिया पे 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया है। वाडा का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है लाउसेन स्विट्जरलैंड में, और लाउसेन स्विट्जरलैंड में ही आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर है। फिर है किसे 2020 के SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर नीति कुमार को। और इन्हें ये पुरस्कार मलेरिया की रोकथाम के लिए वैकल्पिक दवाओं और नवीन लक्ष्यों की खोज के लिए मिलेगा। बाकी गुलाब कोठारी, इन्हें मिला था राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार, राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष हैं ये। किरण मजूमदार शो मैं आपको बता ही चुका हूँ, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला 2019 के लिए। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी इनको मिला था। डॉक्टर सोहिनी शास्त्री की बात करेंगे, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 इनको मिला था। फिर है किसने फ्रांस में 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। तो अभी फ्रांस में जो 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ था वो जीत लिया है भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। और इनका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, वैसे तो ये तमिलनाडु के हैं और भारत के सबसे छोटे और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे यानी कि दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे, तब आपने इनका नाम सुना होगा पिछले साल। बाकी कोनेरू हम्पी की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की शतरंज खिलाड़ी हैं ये, और वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था इन्होंने, और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अभी कुछ समय पहले इन्होंने कैन्स कप भी जीता था, और अभी कुछ समय पहले इन्होंने कैन्स कप भी जीता था। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो वो भी याद रखना 20 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी पी मंगेश चंद्रन की बात कर लेंगे, अभी इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और विश्वनाथ आनंद को तो आप जानते ही हो, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इनका नाम अभी न्यूज में रहा था क्योंकि इनकी अभी आत्मकथा आई थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। फिर अभी किस स्टेशन में भारत की पहली स्क्वैट मशीन लगाई गई है? तो आंसर होगा आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। तो दिल्ली का जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है उसमें एक स्क्वैट मशीन लगाई गई है। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो इसमें देखो, अगर आप इसके सामने 180 सेकंड में 30 दंड बैठक लगाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट फ्री में मिल जाएगा। और टिकट के अलावा आपकी हेल्थ भी सही बनी रहेगी क्योंकि दंड बैठक उठक बैठक लगाओगे। और आपको बता दूं, भारत में पहली बार इस तरह की मशीन लगी है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। और इस मशीन को फिट इंडिया स्क्वैट मशीन नाम दिया गया है। बाकी जो रेलवे स्टेशन के नाम है जैसे कि जयपुर, जोधपुर, दुर्गापुर, आपको बता दूं राजस्थान के हैं ये, और ये देश के टॉप 3 सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन रहे थे।
फिर है अभी रिक्स बैंक में विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा का यानी कि करेंसी का परीक्षण किया गया है। उस करेंसी का नाम क्या है? ई क्रोना। तो विश्व की पहली डिजिटल करेंसी जिसका अभी रिक्स बैंक में परीक्षण किया गया जिसका नाम है ई क्रोना। क्रोना से आप पता लगा सकते हो, क्रोना आपकी करेंसी है स्वीडन की, तो ये रिक्स बैंक आपका स्वीडन का ही बैंक है। अब आप सोच रहे होंगे ये पहली डिजिटल करेंसी कैसे हो गई? पहले तो बिटकॉइन वगैरह भी आ चुकी है, तो ये पहली कैसे हो गई? देखो, बिटकॉइन वगैरह जो भी डिजिटल करेंसी आई है ना, उसे जो दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं देशों के, उन्होंने मान्यता नहीं दी है। तो ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी होगी जिसे बैंकों के द्वारा मान्यता दी जाएगी। तो इस तरह से ये पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बन सकती है। और ई क्रोना में भुगतान यानी कि पेमेंट करना मैसेज भेजने जितना आसान होगा। फिर है AFC चैंपियनशिप लीग के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा फुटबॉल क्लब। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा भारतीय फुटबॉल क्लब नहीं है जो AFC चैंपियनशिप लीग को क्वालिफाई कर पाया हो। तो ये पहला फुटबॉल क्लब बन गया है भारत का इसे क्वालिफाई करने वाला। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब से आपको कुछ याद होगा, अभी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और उसे बाफ्टा इन स्कॉटलैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था। देखो, जब भी फुटबॉल की बात आती है मैं आपको एक नाम हमेशा बताता हूँ। कनाडा की एक खिलाड़ी है सिंक्लेयर, और अभी सबसे ज्यादा यानी कि 185 इंटरनेशनल गोल करने वाली ये पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को, मतलब सेंट्रल एक्साइज डे। तो हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इसे मनाता है। अच्छा, यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन कौन बने थे? फरवरी का ही क्वेश्चन है ये। तो आंसर होगा M अजीत कुमार। मिस लीवा दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा एडेलिन कैस्टेलिनो ने। अच्छा, ये है कहाँ की? तो ये कर्नाटक की है और इन्हें ताज पहनाया पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह ने। अच्छा, इनके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर की आवृत्ति चौधरी को लीवा मिस दीवा सुप्रा नेशनल 2020 का ताज पहनाया गया। बाकी सुमन राव को आप जानते ही हो, राजस्थान की रहने वाली है, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। टोनी एन सिंह की बात कर ले, जमैका की है और मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए पुराना, जैसे कि जोजी बिनिटुंजी साउथ अफ्रीका की है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता था। और विदिशा बालिया, नाम याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, मिस डेफ 2019 का खिताब जीता था और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। उसके अलावा सारा दमनजोनोविक सर्बिया की है, सर्बिया के आपके एक टेनिस प्लेयर भी है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने इस साल का और इससे पिछले साल का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता था। अच्छा, सारा दमनजोनोविक की बात करेंगे, मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब जीता था। फिर अभी खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर होगा जियाराम ने। तो जियाराम ये एक दिव्यांग छात्रा है और 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकंड तक खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरकर किसी भी दिव्यांग के द्वारा सबसे कम उम्र में सबसे तेज तैराकी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मालावत पूर्णा, आप जानते हो जनवरी में हमने पढ़ा था इनके बारे में। अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मासिफ, उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी थी। इसी के साथ ये दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी थी जिसने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर कदम रखा था। गौरवी सिंघवी, ये भी राजस्थान की हैं और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी थी ये। रूपा गुरुनाथ, ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी और किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला बनी थी। अच्छा, भारतीय तैराकी संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 3 दिसंबर को। फिर अभी किस देश के रेस्टोरेंट ने मिल्क शेक में सबसे ज्यादा वैरायटी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश के केप टाउन में एक रेस्टोरेंट है और उसने मोस्ट वैरायटीज ऑफ मिल्क शेक्स कमर्शियली अवेलेबल के लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस रेस्टोरेंट का नाम है गिब्सन गॉर्मेट बर्गर्स एंड रिबास और इसके मेन्यू में टोटल 207 प्रकार के मिल्क शेक्स हैं, जिसमें लो शुगर, फैट फ्री, शाकाहारी और केवल एडल्ट्स के लिए अल्कोहलिक फ्लेवर भी उपलब्ध है। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बन जाएगा, इसकी 3 कैपिटल है, वो आपको याद रखनी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन।
केप टाउन प्रिटोरिया तो सबको पता होती है, थोड़ा सा ब्लूम फाउंटेन में अटक जाते हैं तो वो आप याद रखना। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। फिर है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी नाम की पुस्तक का विमोचन किसने किया है, रिलीज किसने किया है, तो आंसर होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है, तो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने इसको लिखा है। बाकी धर्मेंद्र राय, इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी द थिन माइंड मैप बुक। एमजे अकबर ने बुक लिखी थी कौन सी, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम। और मुख्तार अब्बास नकवी जो कि हमारे माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, इन्होंने भी अभी दो बुक लिखी थी, बलवा और राजलीला। फिर है वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया है, आंसर होगा अमेरिका। तो अभी वाणिज्य मंत्रालय ने एक डेटा रिलीज किया है और उसके अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है, द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, वो $88 बिलियन का हुआ है, जबकि चाइना और भारत के बीच में जो हुआ है वो $87.1 बिलियन का रहा है। तो इस तरह से अमेरिका चाइना को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और कौन से नंबर के हैं, तो 45वें नंबर के हैं। आपको पता है अभी फरवरी के लास्ट में 24-25 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अहमदाबाद में दुनिया का जो आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, उसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दूं, गुजरात का दौरा करने वाले ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ध्यान से सुनना, मैंने यूं नहीं कहा भारत के राष्ट्रपति, मैंने कहा गुजरात के दौरा करने वाले, मतलब गुजरात जो गए हैं उसमें ये पहले राष्ट्रपति हैं। फिर अभी नई दिल्ली में जो आपकी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत की रैंक क्या रही, आंसर होगा तीसरी रैंक रही भारत की। अभी आपको बताया 18 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत तीसरे स्थान पे रहा है। देखो, पहले स्थान पे रहा है जापान 8 गोल्ड के साथ, ईरान दूसरे स्थान पे रहा है 7 गोल्ड के साथ, और भारत तीसरे स्थान पे रहा है 5 गोल्ड के साथ। भारत ने टोटल तो वैसे 20 मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड 5 है। फिर है अभी हाल ही में खोजी गई सी ग्रेटा थनबर्ग, ये किसकी प्रजाति है, आंसर होगा घोंघा की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्नेल। तो अभी नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ब्रुनेई में खोजी गई एक घोंघे यानी कि स्नेल की प्रजाति का नाम स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का नाम पे रखा है। यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया, क्रेस्पिडोट्रोपिस। और देखिए, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, इससे पहले भी ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर एक कीट यानी कि कीड़े का नाम रखा जा चुका है। क्या नाम रखा था, नेलोपटोड्स ग्रेटी। और इसी तरह से आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी एक नई मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया था, उसका नाम क्या रखा था, मारेंगो सचिन तेंदुलकर, तो वो भी याद रखो। फिर है अभी किस राज्य की सरकार ने जगन्नावस्ती दिवेना योजना शुरू की है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो इसमें क्या होगा, गरीब विद्यार्थी जो होते हैं उनकी सहायता की जाएगी। कैसे, तो देखो, जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसके बाद में अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उन छात्रों को छात्रावास और भोजनालय का खर्च दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो आपको साल के 10,000 रुपए दिए जाएंगे, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो तो 15,000 रुपए दिए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो तो उनको 20,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में तो कैपिटल क्या है, देखो अभी तो हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। वैसे अभी आपको याद होगा 3 राजधानियों को मंजूरी भी मिली थी, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल, पर विधान परिषद में मामला अटक गया और इसी कारण से आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी भी दी थी। इसी के साथ आपको याद रखना है, देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे खुला है, आंध्र प्रदेश में खुला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार 2018-19 में फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है, आंध्र प्रदेश टॉप पर है, और सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। फिर है अफ्रीकी देश है टोगो, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा फोरे नासिंग्वे, और ये टोगो के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 नए अपॉइंटमेंट और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभीर कुमार ये NHPC के CMD बने हैं, और रीक मचार ये साउथ सुडान के उपराष्ट्रपति बने हैं। टोगो की कैपिटल क्या है, लोम है। क्या है, लोम। फिर अभी हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, और उत्तर प्रदेश के बाद यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, याद रखना देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में खुला है। मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे गोविंदा। याद रखना सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में ही है। और देश का पहला हीरा संग्रहालय आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। देश का पहला मक्कड़ालय अरकनेरियम मध्य प्रदेश में ही है, जबलपुर में। और अभी मध्य प्रदेश का किशोर कुमार सम्मान 2018 के लिए दिया गया था अभिनेत्री वहीदा रहमान को। फिर है एनपीसीआई ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा यूपीआई चलेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई को आसान और सुरक्षित और तुरंत भुगतान सुविधा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए ये यूपीआई चलेगा अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान का उद्देश्य है यूजर्स को यूपीआई की सही इस्तेमाल करने और उनके जीवन में यूपीआई इस्तेमाल को हिस्सा बनाना। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं दिलीप असबे। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर है अभी किसे मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अजय बंगा को। अच्छा, आप लोग जानते होंगे अजय बंगा तो आपके मास्टर कार्ड के सीईओ है, पर अब इन्हें मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अब ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, कब से? 1 जनवरी 2021 से। और जब ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे तो सीईओ का पद खाली हो जाएगा। तो फिर सीईओ कौन बनेंगे? तो फिर इसका आंसर होगा माइकल माइबाख। बाकी अभय कुमार की बात करेंगे तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने अभी ये। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, फरीदाबाद हरियाणा में। प्रमोद अग्रवाल आपके कोल इंडिया के अध्यक्ष बने थे। सर्बवीर सिंह पॉलिसी बाजार कंपनी के सीईओ बने थे। मास्टर कार्ड की बात कर लें, इसकी स्थापना 1966 में हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और अभी वर्तमान में तो अध्यक्ष सीईओ यही है, अजय बंगा। फिर है हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा रहा है? आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी हुई है और उसमें विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बताया गया है बांग्लादेश को। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है और भारत 5वें नंबर पे है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना 11वें नंबर पे है। इसके अलावा आपको बता दूं, सबसे प्रदूषित विश्व के 30 शहरों में 21 तो भारत के ही है, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर है, यानी कि टॉप पे है गाजियाबाद। और ये रिपोर्ट जारी की है आईक्यू एयर विजुअल ने। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और रिपोर्ट आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था सबसे प्रदूषित शहर झारखंड का झरिया। फिर अभी आरबीआई ने नया आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जारी किया है। वो क्या है? तो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। मतलब नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। आरबीआई से याद रखो, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। याद रखना, अभी बैंकर मैगजीन ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना था शक्तिकांत दास को। और अभी आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे कौन? माइकल देवव्रत पात्रा। और अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए कार्यकारी निदेशक बने थे कौन? जनक राज। और बात करें अब ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, उसमें विदेशों से सोना खरीदने के मामले में आरबीआई 6ठे स्थान पे था, टॉप पे चाइना रहा था। और अभी इसने दृष्टि बाधितों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी ताकि वो नोट को पहचान सकें। उसका नाम था एप्लीकेशन का मैनी एप्लीकेशन, MANI एप्लीकेशन। फिर है हाल ही में जारी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर पे आउट्स 2019-20 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो आंसर होगा हरियाणा। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब जो राज्य सरकारों के द्वारा लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, उस मामले में टॉप पे है हरियाणा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी की है। टॉप पे हरियाणा है उसमें, सेकंड पे उत्तराखंड है और थर्ड पे है गुजरात, सबसे लास्ट में है पश्चिम बंगाल। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी आपको याद होगा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बुक को रिलीज किया था। बुक का नाम था अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 और इस बुक को लिखा था डॉक्टर के खंडेलवाल ने। और अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड जीत के लाएंगे उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हरियाणा सरकार 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रही है। सुशासन संकल्प दिवस, गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं हर साल 25 दिसंबर को, अटल बिहारी जी के जन्मदिन को। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास 100% LPG गैस कवरेज है। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और इसको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। हिमाचल प्रदेश की याद रखना 2 कैपिटल है, धर्मशाला भी है
और शिमला भी है। यूं कह दो धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है और शिमला इसकी समर कैपिटल है। फिर है अभी किसे फ्रांस में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा जावेद अशरफ को। तो जावेद अशरफ इनको फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में सिंगापुर में भारतीय राजदूत हैं। अच्छा, ये किसका स्थान लेंगे, तो ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। विनय मोहन क्वात्रा, कुछ याद आया? अभी नेपाल में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था इनको। बाकी फिलिप बार्टन की बात करेंगे तो अभी न्यूज में थे। भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने ये। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं ये। बाकी अजय बिसारिया जानते ही हो, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद होने चाहिए, न्यूज में थे ये, जैसे कि गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत बने। पहले अमेरिका में जो भारतीय राजदूत थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला, लेकिन अभी हर्षवर्धन श्रृंगला को फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव बना दिया गया है, वो भी याद रखना। फ्रांस की बात करेंगे, कैपिटल पेरिस है। अच्छा, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी है, OECD का भी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। याद रखना 2020 में ही पेरिस बुक फेयर होने वाला है, उसमें गेस्ट कंट्री होगा इंडिया, और 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो होंगे पेरिस में। फिर है भारत और किस देश के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है, तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी 24 फरवरी को भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 का 5वां एडिशन शुरू हुआ था। ये एक वायु सैन्य अभ्यास है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के वायु सैन्य स्टेशन हिंडन में हुआ, और ये अभ्यास बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पर फोकस है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन की बात करें तो ये दुनिया का 8वां और एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। अच्छा, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और एयर फोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ब्रिटेन की बात करेंगे, कैपिटल लंदन है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अभी हमने पीछे देखा था ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन बने हैं? भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, इनका नाम याद रखना। और पिछले साल भारतीय मूल की गृह सचिव बनी थी ब्रिटेन में प्रीति पटेल, और अभी भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त बने हैं फिलिप बार्टन। अच्छा, अभी फरवरी में ही एक और एक्सरसाइज हमने ब्रिटेन के साथ किया था, 13 फरवरी से 26 फरवरी तक चला था, नाम है उसका अजय वॉरियर। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में। फिर है सिबिल के नए MD CEO कौन बने हैं, तो आंसर होगा राजेश कुमार। सिबिल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ये एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो भारत में क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी देती है, और राजेश कुमार अब इसके नए MD CEO बन गए हैं। बाकी देवाशीष पांडा की बात करेंगे, भारत के वित्त सचिव बने हैं ये। याद रखना ये फाइनेंस सेक्रेटरी है देवाशीष पांडा, और फॉरेन सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। राजीव बंसल एयर इंडिया के CMD बने हैं। एयर इंडिया वही जिसमें सरकार अपनी 100% की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। विनय दुबे गो एयर के नए प्रमुख बने थे। सिबिल स्थापना 2000 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। फिर है अभी मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश की टेनिस प्लेयर है? तो आंसर होगा रशिया की। तो 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये मारिया शारापोवा, जो कि एक रशियन टेनिस प्लेयर है, और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कुछ और टेनिस प्लेयर के नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि कैरोलिन वोजनिएकी, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये किस देश की हैं? डेनमार्क की हैं। और एक भारतीय टेनिस प्लेयर भी है, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। बता सकते हो कौन है वो? लिएंडर पेस की बात कर रहे हैं। फिर है हाल ही में जारी फॉर्च्यून की टॉप 20 बिग कंपनीज टू वर्क फॉर 2020 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसको वर्ष 2020 में काम करने के लिए फॉर्च्यून की सर्वश्रेष्ठ बड़ी कंपनियों में से एक के रूप में चुना गया है। याद रखना ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि TCS अमेरिका की टॉप 20 सबसे अच्छी कंपनियों की सूची में आने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। TCS इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है N चंद्रशेखरन और MD CEO हैं राजेश गोपीनाथन। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? ये सूची बनाई है वर्क प्लेस कल्चर पर काम करने वाली संस्था ग्रेट प्लेस टू वर्क ने। फिर है किस क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार के द्वारा मानद नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो आंसर होगा डेरेन सेमी को। अच्छा, किस देश के प्लेयर हैं ये? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि पाकिस्तान सरकार वेस्ट इंडीज टीम के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को मानद नागरिकता प्रदान करेगी, और उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए हैदर से भी सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये लिख रहा है एलिसा पेरी। याद रखना अभी रचिन हे हो फ्लिंट अवार्ड दिया गया था इनको। ये ICC के द्वारा वर्ष की बेस्ट महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है।
और उसी तरह से बेस्ट पुरुष खिलाड़ी को दिया जाने वाला जो सम्मान है आईसीसी के द्वारा, उसको कहा जाता है गेरी सोबर्स ट्रॉफी। तो ये भी आप याद रखना। और ये मिला था बेन स्टोक्स को। फिर है, अभी किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रियलमी ने। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है ये रियलमी, और अभी इसने भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन पेश किया है, जिसका नाम क्या है? रियलमी X50 प्रो। तो इस स्मार्टफोन को एक साथ स्पेन में भी लॉन्च किया गया है, और ये स्मार्ट 5G फोन है। मतलब आप जानते हो अभी भारत में 5G उपलब्ध नहीं है, और जब तक भारत में 5G शुरू नहीं हो जाता ना, तब तक आप इस फोन को 4G मोड पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही 5G वाले एरिया में जाते हो, जैसे कि विदेशों में जाते हो आप, तो वहाँ 5G की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप दोनों मोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, यहीं पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी TRA रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है। TRA मतलब ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी ने, और रिपोर्ट में क्या बताया है कि सैमसंग मोबाइल भारत में एप्पल आईफोन के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांड है। चलो बताओ, सैमसंग किस देश की कंपनी है? साउथ कोरियन कंपनी है ये। फिर है, भारत ने किस देश से सिकोर्स्की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा अमेरिका से। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तभी भारत और अमेरिका के बीच में $3 अरब के सैन्य हेलीकॉप्टर सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें तो 24 रोमियो हेलीकॉप्टर हैं और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। फिर है, विश्व एनजीओ दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मनाने का उद्देश्य भी यही है, एनजीओ के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उसका तो मैंने सेपरेटली क्विज बना दिया है डेज डेज का। जैसे कि जनवरी के डेज का बन चुका है, फरवरी के डेज का बन चुका है, तो आप डेज के लिए तो वो क्विज लगा लेना डेज वाली, जिसमें सारे डेज आपको मिल जाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति बताया दुनिया का। सेकंड नंबर पे LVMH के बर्नार्ड आर्नोल्ट, और थर्ड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। वहीं मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे, जो कि दुनिया में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति $67 बिलियन है, और वो एक घंटे में 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट का नवा संस्करण है, और साथ में इसमें यह भी बताया गया है रिपोर्ट में कि भारत में टोटल 137 अरबपति है। तो इस लिहाजा से, यानी कि सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे है भारत। और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स की भी रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स की सूची आई थी। उसमें भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था राधा किशन दमानी को। डी मार्ट के संस्थापक है वो। अच्छा, इसके अलावा ओयो होटल्स के जो संस्थापक हैं रितेश अग्रवाल, उनको दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में चुना गया है। ये मात्र 24 साल के हैं और इनकी संपत्ति है $1.1 बिलियन। अच्छा, ये दूसरे हैं। तो पहली सबसे कम उम्र की अरबपति कौन है? तो आपको याद होगा, काइली जेनर है। ये ऑनलाइन कॉस्मेटिक सामान बेचती हैं, और ये 21 साल की उम्र में बिलियनियर बनी थी। फिर अभी G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा रियाद में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। तो अभी 22 और 23 फरवरी को G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई थी। और वैसे भी आपको याद रखना है, इस साल G20 देशों के प्रमुखों की जो मीटिंग होगी वो रियाद में होगी नवंबर में। 15वीं मीटिंग होगी वो G20 समिट, क्योंकि 2019 में वो ओसाका जापान में हो चुकी है, और अब 2021 में होगी इटली में, और फिर 2022 में होगी भारत में, और 2020 में रियाद में होगी। रियाद आपकी कैपिटल है सऊदी अरब की। सऊदी अरब से याद रखना, 2019 में ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना था सऊदी अरब। G20 ये ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स हैं, जिसमें तो 19 तो देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। फिर हाल ही में सैनिटरी उत्पादों को मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटिश संसद ने महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश भी बन गया है। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। और मैंने आपको बताया था जो स्कॉटलैंड है वो यूके का ही पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ मैप से देखो, आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखो, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और वेल्स, अगर तीनों को एक साथ हम बोलेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। और ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यूके बन जाएगा। कैपिटल की बात कर लें तो याद रखना, इंग्लैंड की तो लंदन है कैपिटल, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग हो गई, वेल्स की है कार्डिफ, और नॉर्दर्न आइलैंड की है बेलफास्ट।
फिर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ये कब मनाया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। अच्छा, क्यों मनाते हैं इसे? क्योंकि इस दिन हमारे जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी इस दिन, और इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स का, और इसी के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। और इस बार इसकी थीम क्या है? वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। अच्छा देखो, ये तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया। एक विश्व विज्ञान दिवस भी होता है, वर्ल्ड साइंस डे, जो हम हर साल कब मनाते हैं? 10 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी 27 फरवरी को भी भारत में पहला इंडिया प्रोटीन डे मनाया गया था, जिसका उद्देश्य है भारत में प्रोटीन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना। और थीम क्या रही? प्रोटीन में क्या है? क्या है थीम? प्रोटीन में क्या है। तो ये नया डे है, इसको भी याद रखना। फिर है, अभी भारतीय मूल की मंत्री हैं सुइला ब्रेवरमैन, इन्होंने किस देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ली है? आंसर होगा ब्रिटेन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? के वेणुगोपाल होना चाहिए। फिर है, कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो सिंगापुर देश के मेडिकल स्कूल के द्वारा एक एंटीबॉडी परीक्षण विकसित किया गया है, और इसके द्वारा वायरस से संक्रमित होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विकसित एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। अभी आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को क्या ऑफिशियल नेम दिया? कोविड-19। कोविड मतलब क्या हो गया? CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, और D मतलब डिजीज। फिर है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। आयुष्मान योजना, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से भी जानते हैं, और 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, और इसमें लक्ष्य रखा था कि देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। अच्छा, तो इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि किस राज्य से सबसे ज्यादा लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी और दूसरे राज्य में गए हैं इलाज कराने के लिए इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे बिहार। और ये रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? हर्षवर्धन। फिर है, अभी अप्रैल 2020 में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? आंसर होगा नई दिल्ली में। रेज मतलब रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर पहली बार ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। इस साल होगा ये अप्रैल में। और इस सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। याद रखना, 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था किस राज्य ने? चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था? देखते हैं किस किस को पता है। फिर है, हाल ही में ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर होगा पाकिस्तान। एक्चुअली में अभी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक ट्रांसजेंडर महिला शामिल थी, और ऐसा करने वाला, कैसा करने वाला? अपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला किसी ट्रांसजेंडर महिला को, और वो भी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में। तो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है पाकिस्तान, और इस ट्रांसजेंडर महिला का नाम है आयशा मुगल। अच्छा, ट्रांसजेंडर से कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको याद रखना है हमारे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और अभी राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग पहचान पत्र भी जारी करने की घोषणा की है। उसी के साथ जो कोलकाता विश्वविद्यालय है वो 2020 जो सेशन चालू होगा उससे थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी रखेगा अपने एडमिशन फॉर्म में। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने। फिर है, अभी किसे आंध्र प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा PV सिंधु को। तो बैडमिंटन प्लेयर है और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन विजेता बोल सकते हैं इनको, PV सिंधु को। और अभी आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इन्हें, PV सिंधु को। और इसी तरह से आपको याद होगा सुनील छेत्री, इनको प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सुनील शेट्टी को बनाया था नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और सलमान खान ये भारत पे के भी हैं और अब पेप्सी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। फोन पे के कौन है? फोन पे के हैं आमिर खान। फिर है, हाल ही में JS खंडेराव और वासुदेव कामत को राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है ये पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो आंसर होगा केरल सरकार के द्वारा। तो कला बुरागी के प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये JS खंडेराव,
और इनको वर्ष 2019 के लिए। वहीं मुंबई के वरिष्ठ कलाकार हैं वासुदेव कामत, तो इनको वर्ष 2020 के लिए राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केरल सरकार की ओर से दिया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 10,000 रुपये होती है। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अब इसका नाम बदल करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय होगा। मतलब इसमें ये जो उर्दू है, अरबी है, फारसी है, इन शब्दों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, पर्टिकुलर यही नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए नाम बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एज अ स्टैटिक, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में ही हुआ था अभी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। याद रखना, नीति आयोग की ने जो अभी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और भारत का जो पहला जानवरों की याद में युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और गोरखपुर में ही अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। वैसे देश का पहला हाथी अस्पताल आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही है, और देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय भी मथुरा में ही है। और नोएडा में बनेगी देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी। फिर अब ये हाल ही में सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए किसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया? आंसर होगा श्रीकर प्रसाद को। तो जाने माने संपादक यानी कि एडिटर हैं ये श्रीकर प्रसाद, और इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित यानी कि एडिट करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इन्होंने टोटल 17 भाषाओं में फिल्मों को संपादन यानी कि एडिट करने के लिए ये सम्मान प्राप्त किया है।